हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। लेट मी चेक फ्रॉम माय एंड। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? लोग क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? धीरे धीरे लोगों को जुड़ जाने देते हैं। लेट पीपल ज्वाइन स्लोली स्लोली। उसके बाद वी विल स्टार्ट द सेशन, जो एंगर मैनेजमेंट का सेशन है कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। एक बार धीरे धीरे लोग जुड़ जाएं तो फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, इट्स ऑलरेडी 8 o'clock। तो लोगों को जुड़ जाने देते हैं। एक बार जैसे लोग आ जाएंगे उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। आज का ये सेशन जो है वो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर है कि हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्री होते हो तो ऐसा क्या करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा एंगर नहीं आए। तो हम वेट कर रहे हैं, धीरे धीरे और लोग जुड़ जाते हैं उसके बाद वी विल स्टार्ट। तब तक जो भी जुड़ रहे हैं वो यहाँ पे कमेंट करके कुछ बता सकते हैं। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आप सही से सुन सकते हो मुझे? कमेंट करके बताइए। क्या मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है एकदम अच्छे से? 2 मिनट और रुकते हैं और लोगों को जुड़ जाने देते हैं। जैसे ही लोग आ जाएंगे उसके बाद हम इस सेशन को शुरू करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर। आजकल ये बहुत ही कॉमन परेशानी है, हर दूसरे घर की, हर दूसरे व्यक्ति की परेशानी है कि गुस्सा बहुत आता है। हम कहीं भी जाते हैं वहाँ देखते हैं कोई ना कोई हमेशा गुस्सा कर ही रहा होता है। तो इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो ये पूरा सेशन जो है ये उसके बारे में है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। और सरिता जी का मैसेज आया, यू आर ऑडिबल प्रमित। वेलकम सरिता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव। धीरे धीरे और भी लोग आ रहे हैं। जब 5 मिनट में हम सेशन को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम। और भी कोई जो भी आ गए हैं वो कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि किस किस ने ज्वाइन कर लिया है। और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। अगर आप इसको अपने ग्रुप में या इधर उधर शेयर करते हैं तो किसी दूसरे के लिए भी अच्छा हो सकता है। आप प्लीज इसको शेयर कीजिए। देवाशीष मित्रा, हाय दादा, कैसे हो? वेलकम टू दिस लाइव। तो फिर चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। जय श्री राम और जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, सॉरी
एंगर मैनेजमेंट के बारे में, माय मिस्टेक, एंगर मैनेजमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एंगर से सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एंगर जो है वो क्या चीज है, मतलब कैसे हम जाने कि ये जो है यही एंगर है। तो आजकल ना बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हम चारों तरफ देख रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो बॉस है वो किसी न किसी पे चिल्ला रहा होता है। वहां कोई भी सीनियर मैनेजर है या कोई भी सीनियर है, वो किसी न किसी पे चिल्ला रहा होता है कि भाई तुम लोग को बार बार एक ही बात बोलनी पड़ती है, या फिर एक ही गलती रोज रोज करते हो, मतलब दिमाग रद्दी में बेच आया है, एकदम पागल हुआ पड़ता है। कोई भी जूनियर जो है वो ऑफिस में आ रहा है, किसी भी फाइल को लेके आ रहा है, किसी काम के लिए आ रहा है, तो वो जो बॉस है वो उस पर चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। मतलब अजीब सा सिनेरियो बना रहता है, लोग ना बॉस के नाम से डरते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। या फिर कई बार हमने देखा है कि आपका एक ऐसा बॉस होता है या सीनियर होता है जो बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज में आपसे बात करता है, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से आपसे बात करता है कि कल से अपनी शक्ल मत दिखाना, या फिर तुम लोग बहुत ही जाहिल हो, गंवार हो, ऐसी चीजों में, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करता है। तो ये भी ना एक एंगर का ही पार्ट है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए या अपने एम्प्लॉयज से किस तरीके से बात करनी चाहिए। ये तो हो गई ऑफिस की बात। अगर हम फिर ऑफिस से नीचे आते हैं तो चलिए हम बात करते हैं घर के बारे में। तो हमारे घर में भी हमने देखा है कि जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो इसको बहुत ही कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो पापा हैं वो कहीं से बाहर से घर में आ रहे हैं तो उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यार दिन भर ये तो खेलता ही रहता है, इसको मतलब कोई काम धंधा नहीं है, खेलने छोड़ दो तो ये खेलता ही रहेगा, और बस पकड़ के आपको वो धो देते हैं। मतलब पिटाई लग गई, पिटाई 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 चालू रहती है। या फिर कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि आपका रिजल्ट अगर खराब आ रहा है, आपका कुछ भी पढ़ाई में या तो क्लास टेस्ट में या सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आपका रिजल्ट खराब आ गया है तो उस पे भी पापा का गुस्सा एकदम फूट पड़ता है और वहां भी आपकी पिटाई हो जाती है। तीसरा तो एक सबसे सबसे कॉमन चीज जो है वो आजकल के पेरेंट्स या एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही कॉमन हो गया है कि लोग ना दूसरों के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। जैसे वो आपने मीम सुना होगा कि शर्मा जी के लड़के को देखो, शर्मा जी के लड़के ने तो ये किया, शर्मा जी के लड़के ने तो वो किया, हमारी औलाद तो कुछ करती ही नहीं है, हमारी औलाद तो नालायक है, निकम्मी है। ऐसे करके वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं अपने बच्चों पे, उन पे मतलब प्रेशर डाल रहे होते हैं, उनके बारे में कुछ भी बोल रहे होते हैं, और जब बोलने से बात नहीं बनती तो ले भैया उनकी पिटाई कर दो। मतलब ये तो माता पिता का बहुत ही एक कॉमन सा हथियार रहा है कि कुछ भी हो गया तो बस बच्चे की एक बार पिटाई कर दो तो बच्चा सुधर जाएगा। उसके आगे आप देखो कि एक और भी बहुत ही कॉमन सा रीजन रहता है कि ये दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, इनके हाथ में तो बस मोबाइल रहती है और हर समय मोबाइल में ही घुसे रहते हैं ये। या फिर उसके आगे बात करें तो पूरे दिन फोन पे ही बात करता रहता है, दोस्तों से ही लगा रहता है, मतलब या तो बेटे को डांट रहे हैं या बेटी को डांट रहे हैं, जिसको भी डांट रहे हैं, तो इस तरीके से उनकी जो चीजें हैं वो चल रही होती हैं। फिर उसमें भी उनको गुस्सा आ रहा होता है कि हमारी मर्जी से हमारी बात नहीं सुन रहा, ये हमारी बात नहीं सुन रही है, और अपने मर्जी से ये लोग अपने काम को किए जा रहे हैं। उसके आगे फिर कभी ऑफिस का गुस्सा रहता है कि ठीक है बॉस ने कुछ बोल दिया है या कोई काम ठीक से नहीं हुआ या ऑफिस में कुछ ऐसा माहौल टेंस माहौल क्रिएट है, वो गुस्सा वो बाहर नहीं निकाल रहे होते हैं, वो आकर के अपने घर पे निकालते हैं। तो ये भी एक बहुत कॉमन सी परेशानी है आजकल लोगों में कि कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। उनको समझ ही नहीं आता कि हमें जो है ये वर्क लाइफ बैलेंस या फैमिली बैलेंस कैसे करना है। वो यहाँ की चीजें यहाँ तक कैरी करते हैं और उधर का जो गुस्सा है, उधर का जो ग्रज है, वो आकर के घर में अपने बच्चों पे उतार देते हैं, या कोई भी रिश्तेदार पे उतार देते हैं, बीवी पे उतारते हैं, बच्चों पे उतारते हैं, भाई छोटे भाई पे उतारते हैं, या कहीं भी बाहर का गुस्सा जो है वो घर में निकल जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो फिर घर में जो हमारी मम्मी होती हैं, मतलब यंगस्टर कनेक्ट कर पाएंगे मम्मी के बारे में। तो मम्मी के बारे में, मम्मी की भी एक बहुत ही कॉमन से स्टाइल है कि या तो वो आपको देखेंगी बच्चा लेटा हुआ है टीवी देख रहा है तो बस उस पे शुरू हो जाएंगे कि दिन भर सोफे पे पड़ा रहे, दिन भर टीवी देखता रहे, दिन भर ये करता रहे, दिन भर वो करता रहे। पूरा गुस्सा जो है इधर उधर का, अपने काम का, सहेलियों का, दोस्त का, इधर उधर पड़ोसियों का गुस्सा सब अपने बच्चे पे निकाल देते हैं ये लोग। उसके बाद नहीं तो फिर शाम का समय हो गया है और अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो फिर पूरा गुस्सा बच्चे के ऊपर निकाल दो कि भाई ये तो पढ़ना लिखना है नहीं इसको, हम तो ऐसे फालतू में इसकी फीस भर रहे हैं, हमने तो इसके बारे में ये सपना देख के रखा है। या कॉमन डायलॉग कि इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। उस छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं और बाद में इतना गुस्सा में आ जाती है मम्मी, और जब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बच्चे की हो जाती है पिटाई।
तो लास्टली जो है वो घूम फिर के चीजें जो है वो पिटाई तक आ जाती है। नहीं तो फिर वो जो गुस्सा है वो अंदर भरा रहता है और बहुत ज्यादा बोलना या बहुत सारी चीजें वो मन में भरी होती हैं, जो वो एंगर में हमारे मतलब एंगर के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद या तो फिर अगर घर में कोई लड़की है या बेटी है तो उस पर गुस्सा निकल गया कि भाई तुझे तो मुझे किचन में हेल्प ही नहीं करना है, मेरे लिए कोई मतलब इस घर में है ही नहीं जो कोई मेरी मदद करे, मैं तो नौकरानी हूं, ये हूं वो हूं करके एक फ्रस्ट्रेशन भर जाता है, वहां भी गुस्सा आने लगता है लोगों को। या फिर एक सिंपल सा डायलॉग जो पिता के केस में हमने देखा था कि वो फॉलो करते हैं कि भाई शर्मा जी के लड़के को देखो या हमारे पड़ोसी के बच्चे को देखो, वो ऐसा कर रहे हैं, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। और वही सेम चीज जो है वे जो मम्मी है वो बच्चों पे भी निकाल देती हैं। तो ये आजकल की ना बहुत ही कॉमन सी परेशानी हो गई है कि चाहे कुछ बड़ा हो या चाहे कोई छोटी चीज हो, हर किसी को तुरंत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते और गुस्से में बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं या खुद को हर्ट करने लगते हैं या कहीं की चीजें कहीं कैरी कर देते हैं, किसी और का गुस्सा किसी और का ग्रज जो है वो कहीं और निकल जाता है। और दूसरी चीज, अगर मम्मी का तो सबसे बड़ा हथियार ये है कि अगर हमारी बात बच्चे नहीं मान रहे हैं तो उनको एक धमकी दे दो कि भैया आने दो पापा को बताती हूँ, फिर वही तुम्हें सिखाएंगे। तो ये भी धीरे धीरे जो है वो गुस्से का रूप लेता है। आई थिंक किसी का सवाल आया है, व्हाई वी समटाइम सडनली बिकम एंग्री विदाउट मच रीजन। वेरी गुड क्वेश्चन दादा, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा थोड़ी देर में। एक बार मैं ये सेशन जो है वो कंप्लीट करता हूं, फिर इसी पे आएंगे हम कि हम क्यों गुस्सा होते हैं या इधर का गुस्सा जो है उधर क्यों निकलता है या कई बार बिना रीजन गुस्सा क्यों होते हैं और गुस्सा होते हैं या गुस्सा आता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप सेशन में बने रहिए, आगे आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका जो रीजन है वो रीजन क्या है। अभी सबसे पहले हमें एक चीज समझना होता है कि ये जो एंगर है, ये एंगर है क्या, व्हाट इज एंगर एक्चुअली। क्योंकि आता तो सबको है, गुस्सा सब होते हैं, दाहिने बाएं इधर उधर हमारे अड़ोस पड़ोस में, आप ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाओ, आप ऑफिस चले जाओ, आप दोस्तों में चले जाओ, आप रिश्तेदारों में चले जाओ, आप जहां भी जाते हो वहां आपको कोई ना कोई तो ऐसा जरूर मिलता है जो गुस्सा कर रहा होता है। घर में कोई गैदरिंग हो रही है, वहां पे कोई मिल जाएगा जो गुस्सा कर रहा होगा। आप घर में कोई फंक्शन है, शादी हो रही है, वहां पे आपको एक अंकल जरूर मिल जाएंगे हर घर में जो जिनका काम ही है गुस्सा करना। बच्चे खेल रहे हैं, गुस्सा कर दो, खाना समय पे नहीं आया, गुस्सा कर दो, तैयारी सही से नहीं हुई, गुस्सा कर दो, ये चीज कमी दिख रही है, गुस्सा कर दो। मतलब वो तो एक अंकल हर घर में होते हैं जो शादियों में या किसी भी फंक्शन में सिर्फ गुस्सा करने का काम कर रहे होते हैं। मतलब आई थिंक एवरीवन कैन कनेक्ट, हर किसी के फैमिली में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसका काम होता है सिर्फ गुस्सा करना। तो उसको खुद भी नहीं पता होता है कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है, लेकिन उसका काम है कि बस गुस्सा करते रहो। इसी तरीके से कई बार हमारे परिवार में भी कोई ऐसा होता है जिसका काम होता है सिर्फ गुस्सा करना, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आता है, आप कोई भी बात करो वो गुस्सा ही करेंगे। तो वो गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है कि आप इस वीडियो को जरूर देखो और समझने की कोशिश करो और एनालाइज करो कि ये जो गुस्सा है ये क्यों आता है या फिर इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एंगर इज अ नेगेटिव फीलिंग। Anger is a negative feeling state that is typically associated with hostile thoughts, sociological arousal and maladaptive behaviors। मतलब गुस्सा जो है वो एक ऐसी फीलिंग है, एक हमारा ऐसा स्टेट है जहां पे हम बहुत ही होस्टाइल थॉट, मतलब एक अग्रेसिव थॉट या फिर गलत थॉट की तरफ चले जाते हैं, जो हमारे अंदर से ना ऐसी भावनाएं निकल के आती है कि भाई अब तो कुछ गलत कर दो या कुछ भी निगेटिव कर डालो, जो भी मन में है वो बोल डालो, गंदी चीजें बोलो या फिर बुरी चीजें बोलो, लेकिन बोल डालो। एक ऐसी फीलिंग होती है जिसको हम गुस्सा कहते हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा इंटेंस जो है इमोशनल हो जाते हैं, मतलब हमारा जो है हमारे माइंड पे खुद ही कंट्रोल नहीं रहता। हमारे मतलब माइंड से ब्रेन से माउथ का जो सिग्नल है ना वो पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका होता है। मतलब मुंह कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है, हमारे बॉडी का जो पूरा सिस्टम है ना वो काम करना बंद कर देता है। हाय अर्चना। तो हमारे बॉडी का जो पूरा सिस्टम है ना वो माइंड का और माउथ का जो कनेक्शन है वो पूरा ही खत्म हो जाता है। हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, तो ये बहुत ही इंटेंस थॉट होता है जिसके कारण हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, नॉन कोऑपरेटिव भी हो जाते हैं और एकदम ऐसे थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि हमें सामने वाले को या तो हर्ट करना है या थ्रेट देना है।
ये एक ऐसी फीलिंग है कि इसमें मतलब हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता। हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा बोल जाएं या कुछ ऐसा कर जाएं जिससे सामने वाले को या तो बहुत ज्यादा दुख हो, नहीं तो उसको ऐसा लगे कि भाई मेरा वर्चस्व ज्यादा है, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। तो ये एक गुस्से की जो फीलिंग है, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि हमारा या तो कभी ईगो हर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें लगता है कि भाई कोई हमारी बात को नहीं मान रहा या हमारी चीजों को नहीं समझ रहा, तो हम अपना वर्चस्व दिखाएं। या फिर किसी ने हमारे इमोशन को हर्ट किया है, तो हमने जो उससे एक्सपेक्टेशन रखा था या हमने उसके साथ जो एक थॉट प्रोसेस बनाया हुआ था कि भाई हमारी जो ये चीजें हैं ये तो ऐसी चलेंगी या ये ऐसी रहेंगी, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस कारण से हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और कई बार इस गुस्से के प्रोसीजर में तो हम ऐसा कर जाते हैं कि हम सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा थ्रेटन भी कर देते हैं, जिससे मतलब उनका भी नुकसान तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही गुस्सा धीरे 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 हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। क्योंकि इनिशियल डेज में हम थोड़ा गुस्सा करते हैं, ये हमें कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन जब ऐसी चीजें लगातार होने लगती हैं तो धीरे धीरे हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और हमारा जो व्यक्तित्व है वो इसी तरह से फेमस भी हो जाता है। मतलब इसका जो हार्म है वो सिर्फ फिजिकल और मेंटल नहीं है, गुस्सा जो है वो हमें सोशली भी हार्म करता है। क्योंकि आपका जो बिहेवियर पैटर्न बन जाता है तो बाद में समाज में लोग भी आपको उसी तरीके से जानने लगते हैं, वो भी आपको बोलने लगते हैं अरे ये तो भाई इनसे तो बात करना बेकार है, ये तो हमेशा गुस्से में ही होते हैं। या फिर आप दूर से देख के लोग बातें करते हैं, अरे देखो वो तो ऐसा आदमी है, वो तो गुस्से में ही जा रहा होता है या हमेशा गुस्सा ही कर रहा होता है। आई थिंक सवा, हाउ कैन वी स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल? यस, आई विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल। ये इस सेशन में लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू कंट्रोल इट। पहले हम इसको जान जाते हैं कि ये जो गुस्सा है इसका क्या क्या इंपैक्ट होता है। सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि गुस्सा जो है, एंगर जो है, वो हमारे लिए कब परेशानी बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले अभी इस चीज को समझिए कि ये जो गुस्से वाली चीजें हैं, पहले तो हम गुस्सा कर रहे होते हैं, तो गुस्सा हमारी आदत बन जाती है या नॉर्मल चीजें बन जाती हैं। एक मिनट। तो पहले ये हमारी नॉर्मल एडेप्टिव नेचर बन जाता है कि हम गुस्सा कर रहे होते हैं या हम गुस्सा हो रहे होते हैं, लोग हमें उस हिसाब से जान रहे होते हैं। लेकिन धीरे 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 ये जो हमारा बिहेवियर है ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। अब ये आप जानो कि ये जो है ये परेशानी बनता कब है, और अगर बनता है तो कैसी परेशानी बन सकता है। तो सबसे पहले एंगर जो है वो हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो निगेटिव स्टेट हो जाता है हमारे माइंड का, उसको बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप लगातार गुस्सा हो रहे होते हो तो आपकी जो माइंड की निगेटिविटी है वो डेली बढ़ रही होती है, डेली कुछ ना कुछ नकारात्मक आपके दिमाग में चलने लगता है, और धीरे धीरे जो है वो आपके पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस को ही निगेटिव कर देता है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊं कि एंगर जो है वो हमारे अंदर के रेज को, हमारे अंदर के जो इंटेंस इमोशनल फीलिंग है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण से हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा बदलने लगती है। कई बार हम ऐसे ही जाने लगते हैं कि भाई इनसे कुछ भी पूछो तो ये बंदा सिर्फ निगेटिव बातें बताएगा या ये बंदा सिर्फ निगेटिव चीजें ही करेगा। तो इस तरीके से एंगर जो है हमारी पूरी पहचान को बदल देता है, जो हमारी आइडेंटिटी है उसको भी चेंज कर देता है। उसके बाद अगर आप बार बार गुस्सा हो रहे हो तो ये क्या करता है, आपको ना इंटेंस और ओवरवेलमिंग लेवल जो है आपका उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब आप इतने भावुक होने लगते हो हर बार कि सामने वाला कभी समझ ही नहीं पाता कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे या दूसरे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। मतलब आप गुस्सा करते करते इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या लोगों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि भैया ये बंदा कितना भावुक हो जाएगा या अगर गुस्सा करने लगेगा तो किस लेवल तक चला जाएगा। तो धीरे धीरे ये चीजें जो है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी साइकोलॉजी को, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है। उसके बाद गुस्सा, मैं अभी जैसे बात कर रहा हूं कि ये और बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट करता है जब हम गुस्सा होते 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 अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं।
मर्यादा को भूलने से मेरा मतलब है कि हम बहुत ही ज्यादा वर्बली एग्रेसिव हो जाते हैं या हम बहुत ज्यादा वर्बली जो है वो अब्यूसिव हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जब हम इनिशियल टाइम में हम गुस्सा करते हैं तो हम बहुत ज्यादा अपने शब्दों पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन धीरे 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 जब गुस्सा जो होता है वो लगातार आ रहा होता है या हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है तो हम एकदम अब्यूसिव होने लगते हैं। हम बहुत सारी गालियों का इस्तेमाल करने लगते हैं या बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं जो सामने वाले को बहुत ज्यादा इंटेंस, मतलब अंदर तक हर्ट करे या सामने वाले को एकदम नीचा दिखाने पे हम आ जाते हैं। बेसिकली जो हमारा वर्चस्व है वो बढ़ जाए और सामने वाले को हम एकदम नीचा दिखा दें। तो ये जो है, ये हमारे अंदर की जो फीलिंग है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने लगती है धीरे धीरे। उसके बाद दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी आती है, गुस्सा हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हम गुस्सा होते हैं और उसको दिखा नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं जिनको गुस्सा तो आता है लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हम गुस्सा दिखाएं कैसे, मतलब हम ऐसा क्या करें कि हम सामने वाले को गुस्सा दिखाएं। क्योंकि गुस्सा दिखाने का भी जो लेवल होता है या जो सिचुएशन होता है वो अलग अलग होता है। अभी समझो कि आप एक स्टूडेंट हो या 18-20 साल की उम्र के एक लड़के हो, यंग हो बहुत ही ज्यादा, और आपके पापा आप पे गुस्सा करके गए हैं। तो गुस्सा तो आपको भी आ रहा है, लेकिन क्या आप उनको रिप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उस समय आपके अंदर जो गुस्सा भर रहा होता है ना, क्योंकि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो वो जो अंदर गुस्सा भर रहा होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरी चीज मैं बात करूं कि सेम टाइम पे समझो कि आप कहीं जॉब पे हो, कहीं वर्किंग हो, और वहां पे आपका बॉस आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो आप उस बॉस को भी कोई रिप्लाई नहीं दे सकते हो। तो जब आप उसको भी रिप्लाई नहीं दे पाते हो तो फिर आपके अंदर एंगर भर रहा होता है, आप एकदम पूरा अंदर से ज्वालामुखी बन चुके होते हो कि भाई इसको तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ये सब कुछ आपके मन में चल रहा होता है। बाहर आप कुछ कर नहीं सकते, बाहर किसी पे गुस्सा दिखा नहीं सकते, तो अब आप करोगे क्या? ये सब आपके अंदर भर रहा होता है। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर आपसे कोई छोटा है, समझो आपके छोटे भाई बहन है या फिर कोई छोटा है, घर का नौकर है या वॉचमैन है, जब वो आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा करता है तो आप एकदम बेधड़क गुस्सा दिखा देते हो। मतलब जो भी ज्वालामुखी पहले की भरी हुई थी या अभी की भरी हुई है वो सब निकाल देते हो। तो गुस्से का भी ना एक स्टेट होता है या उसमें भी ना कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीजें जो है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का रीजन बन सकता है। और यहाँ पे गुस्सा हमारे लिए परेशानी बनने लगता है, क्योंकि अभी जैसे हमने छोटों पे गुस्सा करना शुरू कर दिया है तो ये हमारी आदत हो जाती है कि हम अपना जो एंगर है उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं, और बाद में धीरे धीरे यही चीजें हम अपने बड़ों के साथ भी करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एंगर है वो बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। अब गुस्से का एक मतलब कई बार आपको पहचानना पड़ेगा कि हम कुछ बोल रहे हैं और सामने वाला अगर उस पर ना रिएक्ट कर रहा है ना रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अगर एंगर है, तो हम कैसे पहचाने कि ये जो है ये गुस्सा हो रहा है, या फिर हमारे साथ ऐसी क्या चीजें हो रही हैं जिससे हम ये समझें कि हमें अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या हम गुस्सा हो रहे हैं। तो उसके 2-3 सिम्टम हैं कि कई बार आप ऐसे पहचान सकते हो कि शिवरिंग की एक परेशानी आने लगती है आपको, कि जब बहुत ज्यादा आप गुस्सा हो रहे हो और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप देखना आपके या तो दाहिने पैर या बाएं पैर कांपने लगेंगे अपने आप। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको मतलब देख करके आप समझ सकते हो कि हाँ, मतलब हमारे अंदर जो एंगर की फीलिंग है या इंटेंस फीलिंग है वो आ रही है। तो उस पे हमें कंट्रोल रखना है। या फिर मतलब अगर आपको समझना है दूर से आप कैसे पहचानोगे कि भाई उधर जो भीड़ में कोई बंदा खड़ा है वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान सकते हो कि अगर उसने बहुत ज्यादा एग्रेसिव हाथ पैर घुमा रहा है या कुछ चिल्ला के बोल रहा है, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि भाई वहां पे कोई तो बंदा है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। तो इस तरीके से जो हम पहचान सकते हैं दूर से कि भाई गुस्सा जो हो रहा है वो कैसे, किस बॉडी लैंग्वेज से आप जनता को देखो या किसी व्यक्ति को देखो तो आप समझ पाओ कि ये बहुत गुस्से में है या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है। तो उसका एक एग्जाम्पल था। अब मैं बताता हूं आपको कि व्हाट मेक्स यू एंग्री। तो एंग्री होने के रीजन क्या क्या होते हैं।
ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन मैं इसको पॉइंट वाइज बता रहा हूं सो दैट जो जिनको नहीं पता है प्रॉपरली वो समझ सके कि गुस्से के जो मेजर रीजंस हैं वो क्या हो सकते हैं। तो एक तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो भी जहां से भी हम इमोशनली अटैच्ड हैं, अगर हमारा इमोशन हर्ट होता है या कुछ भी होता है तो उस पे हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो ये तो हर घर की कहानी है, आप सब जानते होंगे कि अगर छोटा भाई बहन है तो गुस्सा ज्यादा आएगा, बड़े भाई बहन है तो गुस्सा आने पर भी आप कंट्रोल करते हो या कभी कभी कर लेते हो। दूसरी चीज कि आपकी कोई चीज खो गई है, आपकी बहुत प्यारी चीज थी, आपने कहीं रखी थी और किसी और की गलती से अगर वो चीज खो जाती है तो भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब लूजिंग, इफ यू लूज एनीथिंग यू विल बिकम एंग्री। तो लूजिंग जो है वो भी एक इवेंट है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो। अब हम तीसरी चीज बात करें तो वो है बुलिंग। मतलब आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई बार बार तंग कर रहा है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब आप एक एग्जाम्पल से समझो कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हो या शांत व्यक्तित्व के प्राणी हो और कोई बार बार आ करके आपको किसी चीज के लिए इरिटेट करे, आप पे ताने कैसे या फिर आपको आके किसी चीज से परेशान करे, आपकी फाइल इधर उधर कर दे या आपके ऑफिस में है आपकी चीजों को यहां से वहां कर दे, छिपा दे, तो ऐसी चीजों पे भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जो रीजन है उसमें बुलिंग ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद स्टीलिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि अगर हमारी कोई चीज चोरी हो जाती है या किसी ने हमारी किसी चीज को छिपा दी है तो हम उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। और एक तो सबसे मेजर रीजन जो है गुस्सा का वो है फाइटिंग, क्योंकि जहां झगड़ा होगा वहां गुस्सा जरूर आएगा। क्योंकि हर किसी का माइंड जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपने विचारों पे कंट्रोल रखे या अपने हाथ पैरों पे कंट्रोल रखे, खुद पे कंट्रोल रखे और फाइटिंग के बीच में भी गुस्सा ना करे। मतलब ये तो फिर भगवान श्री कृष्ण वाली बात हो गई कि महाभारत के मैदान में भी वो एकदम कूल और काम थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे कि नहीं भाई तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म निभाओ अर्जुन और तुम लड़ाई करो। तो फाइटिंग के बीच में भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना हर किसी के बस में नहीं होता है। सवाल आया, वी ऑल्सो बिकम एंग्री ऑन आवर सेल्स फॉर सिली रीजन, ऑल्सो हाउ टू स्टॉप दैट। ओके ठीक है, ये क्वेश्चंस को भी लेंगे, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ही करेंगे। हाँ, उसके बाद गुस्से का एक और रीजन है दैट इज अनफेयरनेस। अनफेयरनेस क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई चीज जो है वो सबके साथ बराबर होनी चाहिए, लेकिन वहां पे आपके साथ कहीं ना कहीं अनफेयरनेस हो रहा है, आपके साथ कुछ तो पार्शियलिटी की गई है, तो वहां पे भी आपको गुस्सा आता है। तो ये एक आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोल दीजिए या कम्पिटिटिव वर्ल्ड बोल दीजिए, यहाँ पे ये बहुत ही मेजर फैक्टर है हर किसी के गुस्से का कि लोग सोचते हैं कि ये चीजें हमें मिलनी चाहिए थी, ये हमें नहीं मिली तो हमारे साथ जो है वो बहुत ही अन्याय हुआ है और फिर हमारे अंदर गुस्सा भरने लगता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार इसमें हमारा अपना ईगो भी इन्वॉल्व होता है, कई बार हमारे अपने अटैचमेंट इन्वॉल्व होते हैं, हमारा जो हमारी रॉन्ग फीलिंग या रॉन्ग थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, हमारे एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण ये अनफेयरनेस वाली फीलिंग आती है और कई बार ये एक्चुअली अनफेयर भी होता है। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूंगा बिकॉज मैंने आपको अभी 4-5 पॉइंट बताए कि हमें गुस्सा क्यों आता है। तो इसमें एक था हमारे रिलेटिव, दूसरा था लूजिंग, अगर हम कोई चीज खो देते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, किसी चीज को खोने का डर है, तो वहां हम गुस्सा करते हैं। तीसरा मैंने बताया था बुलिंग, कि कोई हमें परेशान कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, तो उस पर भी हमें गुस्सा आने लगता है। और उसके बाद चौथी चीज मैंने बताई थी स्टीलिंग, कि हमारी कोई चीज चोरी हो जाती है या किसी ने छिपा दी है तो वहां से भी हमें गुस्सा आने लगता है। उसके बाद एक सबसे इंटेंस मैंने बताया था, जो पांचवा रीजन था वो था फाइटिंग, और जो छठा रीजन है वो है अनफेयरनेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं जिन रीजन से हमें गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल मैंने 6 पॉइंट रखे थे जो बहुत ही कॉमन हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में या बहुत ही इजीली ये वाले इवेंट्स जो हैं वो हमारे साथ हो रहे होते हैं।
ओके, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे और रीजंस मैं आपको बताऊं जिसपे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो रीजन है जैसे अगर हम अपने ऑफिस में या हम अपने वर्क फ्रंट पे खुद ही खुश नहीं हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मतलब अनहैप्पीनेस एट वर्क जो है वो भी हमें गुस्सा दिलाता है, ठीक है। इससे मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला गुस्सा बहुत ज्यादा इंटेंस होता है या बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन यहां भी आपको गुस्सा आता है। मैंने अभी पिछली बार रिलेशनशिप की बात की थी, तो रिलेशनशिप में भी जो हमारे एक्सपेक्टेशन है या जो जो भी हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा नहीं होता, तो वहां हमारे इमोशन अटैच्ड होते हैं, तो वहां भी हमें गुस्सा आता ही है। या फिर एक गुस्सा हमें अपने आप पे भी आता है, जो अगर हम अपना कोई टारगेट हमने सेट किया है, अगर हम कोई अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि नॉट अचीविंग योर डिजायर्ड गोल, अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर एक चीज और है, डिसरिस्पेक्टेड बाय अदर्स, मतलब आपके ऊपर किसी और ने गुस्सा दिखा दिया है, किसी आप कहीं गए, वहां पे किसी से झगड़ा हुआ या वहां से किसी से कहा सुनी हुई थी और उस बंदे ने आपके ऊपर बहुत सारा गुस्सा कर दिया या उस बंदी ने आपके ऊपर बहुत सारा गुस्सा कर दिया और आपको बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया। हो सकता है कि आप वहां कुछ बोल नहीं पाए। मतलब समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने ऑफिस गए और ऑफिस में आपके बॉस ने आपके ऊपर बहुत सारा गुस्सा किया किसी भी सिली रीजन के कारण। उस समय आप बॉस को रिप्लाई नहीं कर पाते हो, आप अपना गुस्सा अपने अंदर दबाए रह जाते हो। फिर जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलते हो, अपने केबिन से बाहर आते हो, तो जो आप बर्स्ट होते हो, वो जो आपका गुस्सा है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। एंड वो डिसरिस्पेक्ट की जो फीलिंग है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे आपको गुस्सा आता है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है हमारे फ्रिक्वेंटली हेल्थ इश्यूज चल रहे होते हैं, उन हेल्थ इश्यूज के कारण भी हमें गुस्सा आता रहता है। या फिर इनएबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हमें बहुत बार गुस्सा आता है। अभी जो सवाल पूछा था आई थिंक देवाशीष मित्रा जी ने कि वी ऑल्सो बिकम एंग्री ऑन आवरसेल्व्स फॉर सिली रीजंस ऑल्सो, हाउ टू स्टॉप दैट। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इनएबिलिटी टू कंट्रोल योर इमोशंस। जब हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं या हम बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम इस तरीके से गुस्सा कर रहे होते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि भाई हमारा ब्रेन क्या बोल रहा है या हम किस तरीके से भावनाओं में बहे जा रहे हैं, हमें उसे कहाँ तक कंट्रोल में रखना है, हम ये समझ नहीं पाते हैं और हम गुस्सा करते रहते हैं। तो आई होप दादा आपके इस सवाल का जो जवाब है आपको मिल गया होगा कि जो गुस्सा है वो हम सिली सिली चीजों पे क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ठीक है, अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट में लिख के बता दीजिए कि हाँ मतलब ऐसा है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी तक तो हमने बात की कि हम गुस्सा होते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है, उसके क्या क्या रीजन थे या क्या क्या सिचुएशन थे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। लेकिन इतनी सारी निगेटिव फीलिंग के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद, आप सोचो कि इस गुस्से का कितना असर जो है वो हमारे बॉडी पे होता होगा, हमारे फिजिकल हेल्थ पे होता होगा। कि ये जो हमारी इंटेंस फीलिंग है, ये जो हमारी एंग्री वाली फीलिंग है, ये हमारे साथ क्या क्या कर सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उस पे जो है ये गुस्सा क्या क्या असर दिखा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहली जो परेशानी आती है गुस्से के कारण, बट हाउ आई कैन कंट्रोल, आई विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल, हम उस पे आएंगे, वो सबसे लास्ट पॉइंट है, हम उस पे आएंगे। अभी तो मैं आपको रीजन बताया मैंने गुस्से का, अब हम बात कर रहे हैं कि इस गुस्से का हमारी फिजिकल बॉडी पे क्या असर होता है। तो आप पहले ये भी जान लो, बिकॉज हमें तो बहुत कॉमन सी चीज लगती है कि भैया गुस्सा आ गया, उसने ऐसा बोला मैंने गुस्सा कर दिया, या वहां पे ऐसा हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया।
लेकिन जब ये चीजें फ्रीक्वेंटली होने लगती हैं, जो निगेटिव फीलिंग है वो हमारे ऑरा में, हमारे शरीर में लगातार दौड़ने लगती है, तो वो दौड़ते 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 कुछ तो असर डालती होगी ना। तो अभी हम जानते हैं उसके बारे में कि जो हम लगातार गुस्सा करते हैं या हम जो लगातार गुस्सा होते हैं, उसका क्या असर पड़ता है हमारे शरीर पे। तो सबसे पहला असर जो है गुस्से का पड़ता है वो हमारी नींद पे पड़ता है, और हम धीरे धीरे इंसोमैनियक हो जाते हैं। इंसोमैनिया का मतलब है कि रातों को ठीक से नींद नहीं आना। कई बार आपने देखा होगा, जब आप बहुत टेंशन में होते हो, गुस्से में होते हो, तो आप रात भर छत की तरफ देखते रहते हो, पंखे को ही देखते रहते हो, और कब रात निकल जाती है पता नहीं चलता। या दिन में कुछ हुआ है तो आप दिन में आके कहीं भी सोफे पे लेट जाते हो या कहीं भी बैठ जाते हो, तो आप अलग से थॉट प्रोसेस में ही चल रहे होते हो, और यही धीरे 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 आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करके आपको इंसोमैनियक बना देता है। दूसरे जो सबसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो है इंक्रीज्ड एंजाइटी। मतलब हमारे अंदर ना घबराहट बढ़ने लगती है, स्लोली स्लोली हमारे हार्ट का जो पल्पिटेशन है वो बढ़ जाता है। हम बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं, हमें घबराहट से पसीने आने लगते हैं, या फिर हाथ पांव कांपने लगते हैं, शिवरिंग होने लगती है। ऐसी ये भी जो चीज है, ये धीरे धीरे हमारे फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, हमारे हार्ट को भी डैमेज करती है। तीसरी चीज हम बात करें तो वो है हाई ब्लड प्रेशर। गुस्सा जो है हमारे बीपी को भी ट्रिगर करता है, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि बीपी का जो रिलेशन है वो भी हमारे हार्ट से है। हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए हमारे बीपी का कंट्रोल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बिकम एंग्री क्विकली बट ऑल्सो स्लीप फॉर 8-9 आवर्स अ डे। ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अभी जो आपका गुस्सा है वो आप पे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा रहा है बट 8-9 आवर्स अ डे की नींद आ रही है आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। एनीवेज, हम अगली चीज बताते हैं कि जो आपका बीपी है वो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, इसलिए गुस्से को कंट्रोल में रखें और अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो वो है डिप्रेशन। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, और हम जब अपना गुस्सा नहीं दिखा पाते हैं या हम अपने अंदर का जो एंगर है उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो हम अंदर ही अंदर घुटते हुए डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं कि हमारी तो बात ही कोई नहीं सुनता, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं, मैं तो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ या मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। ऐसा करते हुए हम स्लोली 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 डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ एंगर, एंड ये जो है हमारे फिजिकल हेल्थ को खराब करता है। उसके आगे अगर हम बात करें तो डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाता है या एब्डोमिनल प्रॉब्लम आ जाता है। तो नींद नहीं होने से या फिर हाई ब्लड प्रेशर होने से या इंसोमेनिया के कारण ही हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, फिजिकल हेल्थ गड़बड़ होती है। और डाइजेशन सिस्टम खराब तो आपका पूरा सिस्टम खराब, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो हमारे फिजिकल हेल्थ से ही चलती हैं, और फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपर रहना। क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो फूड में जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो हमारे शरीर तक पहुंचेंगे ही नहीं, जिससे सारी परेशानी एक साथ शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगली प्रॉब्लम की हम बात करें तो वो है स्किन प्रॉब्लम। आपके स्किन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जैसे एक्जिमा शुरू हो जाता है, कई बार एजिंग शुरू हो जाती है, वो भी स्ट्रेस के कारण या फिर एंगर के कारण होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। मतलब एक छोटी सी इंटेंस फीलिंग है गुस्से की, जो हमें कितनी सारी परेशानियां देती हैं चलिए अब हम आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन मेंटल हेल्थ। अभी तक हमने बात की थी गुस्से की, हमारे फिजिकल हेल्थ पे गुस्से का क्या असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ का, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ एक बार को थोड़ा सा खराब भी हो जाए तो चलता है, लेकिन जिस दिन आपने अपनी सहन शक्ति या फिर अपनी आस छोड़ी, उस दिन सारी चीजें छूट जाती हैं। तो हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप फिजिकल स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इफेक्ट ऑफ एंगर ऑन आवर मेंटल हेल्थ, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो इरिटेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हम बहुत जल्दी इरिटेट होने लगते हैं। कोई भी सिचुएशन हो गया, कुछ भी हो गया, हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। ये जो गुस्सा है धीरे 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 हमें मानसिक रूप से भी कमजोर कर देता है। हम तुरंत इरिटेटेड हो जाते हैं, किसी भी चीज में हमें इरिटेशन बहुत जल्दी होने लगती है। उसके बाद हमारा जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है
वो भी बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। मतलब हम किसी भी सिचुएशन को सह ही नहीं पाते हैं। कुछ भी ऐसा हुआ जो हमारी परिस्थिति के विपरीत है तो हम तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उससे। कोई भी ऐसी चीज है जहां पे हमारा कंफर्ट जोन, जरा सा हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे कि इरिटेशन जो है वो बढ़ने लगता है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ने लगता है। तीसरी चीज जो हमारे मेंटल हेल्थ पे आती है वो है एंजाइटी। मैंने पहले भी बताया था, एंजाइटी हमारे फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करती है और हमारे मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करती है। तो गुस्से के कारण जो हमारी एंजाइटी का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं, बहुत जल्दी घबराहट होने लगती है। तो ये जो गुस्सा है वो हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगली चीज अगर हम बात करें तो वो है रेज। मतलब रेज इन द सेंस कि बहुत जल्दी ना हम किसी से तुरंत बदला लेने के मूड में आने लगते हैं। बहुत जल्दी हम अब्यूसिव या हॉस्टाइल हो जाते हैं। हमारे अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि उसने हमें ऐसे बोल दिया, अब तो मैं उसको ये करके दिखाऊंगा। वो अपने आप को समझता क्या है, मतलब ऐसी वाली जो फीलिंग है वो हमारे अंदर आने लगती है कि भाई मैं तो इतना बड़ा हूं, ये मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है, या इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, तो अब मैं उससे बदला लूंगा, या अब मैं उसको ये करके दिखाऊंगा, या अब मैं उसको नीचे करके दिखाऊंगा। तो ये जो है मेंटल रेज जो है ये धीरे 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 हमारे अंदर क्रिएट होने लगता है। अगली चीज हमारे मेंटल हेल्थ पे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है वो है स्ट्रेस का। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो ये जो है गुस्से का सबसे बड़ा असर है, जहां से सारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले गुस्से के कारण आप स्ट्रेस में जाते हो और उसके बाद ही स्लोली स्लोली आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हो या फिर आप इरिटेशन की तरफ जाते हो। तो स्ट्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे आपको ध्यान रखना होता है। या फिर ये भी एक फैक्टर है जो हमारे मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है फीलिंग ओवरवेल्म्ड। मतलब हम बहुत ही ज्यादा भावुक होने लगते हैं, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी रिएक्ट करने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता। धीरे धीरे गुस्सा होते 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 हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी डैमेज हो जाती है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसपे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये हमें होने देना है या नहीं होने देना है। और अगली चीज जो है हमारे मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट करती है वो है गिल्ट की फीलिंग। कि स्लोली स्लोली हम गिल्ट फीलिंग की तरफ जाने लगते हैं कि शायद मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा, इस कारण से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या फिर हम अपने आप को ही दोषी मानने लगते हैं कि उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया तो शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। अरे आज मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोल दिया, मतलब मेरे अंदर ही कोई कमी होगी या मैंने ही कुछ किया होगा। तो हम धीरे 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 गिल्ट फीलिंग के साथ खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो गुस्से के कारण हमारे अंदर आने लगता है और हमारे मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्पैक्ट करने लगता है, मतलब उसको इफेक्ट करने लगता है। तो अभी हमने बात की थी गुस्से के कारण जो हमारे फिजिकल हेल्थ पे क्या असर आता है। उसके बाद हमने बात की गुस्से के कारण हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या क्या असर आता है। आई थिंक जो सवाल हमारे पास आया था कि अब हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो अब मैं उस पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ। देवाशीष मित्रा जी आप हो, क्योंकि आपका ही सवाल था कि मैं बार बार निगेटिव थॉट्स में चला जाता हूँ या मैं बहुत जल्दी एंग्री हो जाता हूँ, तो मैं उसको अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करूँ। तो आपका जो ये कमेंट आया था, तो अब हम सॉल्यूशन पार्ट पे बात करने जा रहे हैं कि भाई गुस्सा तो बहुत कर लिया, गुस्से का असर देख लिया हमने, मेंटल हेल्थ पे देख लिया हमने, गुस्से का असर फिजिकल हेल्थ पे देख लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो गुस्सा है उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है। मतलब परेशानी हमने देख ली, प्रॉब्लम देख ली, उसके इफेक्ट्स देख लिए, उसके लाइफ टाइम होने वाले इफेक्ट देख लिए, आफ्टर इफेक्ट सब देख लिया हमने। तो अब हमें इससे बचना कैसे है, अब हमें ये समझना है कि ये जो गुस्सा है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो तो धीरे 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 हमारी जिंदगी खराब कर देगा, हमारी पूरी लाइफ को खराब कर देगा। तो सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, दादा आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहली चीज जो है वो है स्टे क्वाइट एंड मूव अवे। किसी भी ऐसे सिनेरियो में, किसी भी ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप
आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी इंटेंस फीलिंग आ रही है जो आपको परेशान कर सकती है, या ऐसी फीलिंग आ रही है जो अब गुस्से की तरफ जाएगी, या सिचुएशन हमारे हिसाब से टर्न नहीं हो रही है, तो वहां पे आपको बिल्कुल चुप रहना है और धीरे धीरे वहां से अलग चले जाना है। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को कन्विंस करने लगो या आप हर किसी को समझाने लगो, तो आपको ऐसे सिचुएशन में पड़ना ही नहीं है, चुपचाप वहां से दूर हो जाना है। ये सबसे बड़ा रामबाण है गुस्से को और गुस्से आने वाली सिचुएशन से खुद को बचाने का। अब दूसरी चीज, एंगर कंट्रोल करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, वो है फाइंड आउट द रूट कॉज। कि अगर गुस्सा आ रहा है या कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इंटेंस सिचुएशन बन गया है जहां पे लोग गुस्सा किए जा रहे हैं, या कोई ऐसी घटना घट गई है, या कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जहां पे सब एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, तो 2 मिनट शांत रह करके आप सबसे पहले उसका रूट कॉज पता करो कि क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट हुई है, या यहाँ पे लोग गुस्सा कर रहे हैं। अगर आप रूट कॉज पता कर लेते हो तो आप तुरंत उस पूरे सिनेरियो को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। आप अपने एंगर को भी और साथ ही साथ दूसरों के एंगर को भी खत्म कर सकते हो। तो ये दूसरा पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात है कि तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं। तीसरी चीज है कि रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी एज सून एज पॉसिबल। मतलब अगर आपको गुस्सा आ गया है या अगर ऐसा कुछ हो चुका है, सबने एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर ली है, एक दूसरे के साथ मारपीट कर ली है, एग्रेशन दिखा दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर लिया, हॉस्टाइल एक्ट्स कर लिए हैं, जब सब कुछ हो चुका है तो आपको क्या करना है कि जितनी जल्दी हो सके उस सिनेरियो का जो असर आपके ऊपर है, आइदर वो एंजाइटी के रूप में है या फिर स्ट्रेस के रूप में है, उससे अपने आप को बाहर निकालना है। मतलब या तो आप वहां से साइड हट जाइए। हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल, अनुजा जी बहुत अच्छा सवाल, मैं आपको उसका भी जवाब देता हूं। पहले मैं कुछ ये पॉइंट्स बता देता हूं, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा कि ये टॉक्सिक पीपल से कैसे डील करना है। तो मैं बता रहा था कि अगर वैसी कोई सिनेरियो क्रिएट हो गई है तो आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेस को और एंजाइटी को रिलीव करना है। आप जितनी जल्दी कर सकते हो, आपको वो गुस्सा कैरी नहीं करना है, आपको वो चीजों को लेके नहीं घूमना है, तुरंत उसको ड्रेन आउट कर दो और खत्म करो कहानी, खुद को रिलैक्स कर लो। चलो अब बात करते हैं कि अगर आपके अंदर ऐसा कुछ भी है, गुस्सा कंट्रोल भरा पड़ा है, ज्वालामुखी अंदर भर गया है, उसको अगर फिर से कंट्रोल करना है तो टॉक अबाउट इट टू योर पार्टनर और ट्रस्टेड फ्रेंड अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग नाउ। मतलब आपको अपने किसी अच्छे पार्टनर से, मतलब आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, या जो भी है आपका पार्टनर है, उससे, या फिर अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है, कोई ट्रस्टेड दोस्त है, तो उससे इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आप डिस्कस करके भी जो अपनी फीलिंग है वो बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो उससे भी आपका जो रेज है, आपका जो गुस्सा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। या फिर आपको कोई ऐसा सजेशन मिल सकता है, ऐसा सॉल्यूशन मिल सकता है जिससे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, या जो एंगर की फीलिंग आपके अंदर भरी हुई है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि या तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि या तो टेक सम टाइम ऑफ, उस सिचुएशन से आप बाहर ही निकल जाओ, एकदम ही डिस्कनेक्ट हो जाओ और कहीं और चले जाओ। जैसे कई बार होता है कि बहुत स्ट्रेस समय चल रहा होता है प्रोफेशन में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, तो लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं कि भाई 5 दिन कहीं बाहर घूम के आएंगे, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, फिर आके चीजों को फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप उस माहौल से, उस सिचुएशन से थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लो। उसके बाद मैंने बोला था रूट कॉज जो है उसको फाइंड आउट करने का। तो जब रूट कॉज फाइंड आउट हो जाए तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो रिजॉल्व रूट कॉज विद द क्लियर माइंड। मतलब आपने रूट कॉज अगर पता कर लिया है तो अपने माइंड को एकदम क्लियर करो और उस कॉज को जो है
अच्छे से रिजॉल्व करके उस सिनेरियो को ही खत्म कर दो, जिसके कारण कोई भी ग्रज है या गुस्सा है या एंगर लोगों में क्रिएट हो रहा है या आपके अंदर क्रिएट हो रहा है या आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हो रहा है। रिलेशनशिप कैन बी विद एनीवन, आइदर विद योर सिबलिंग, मदर, फादर, ब्लड रिलेटिव्स या फिर कलीग्स या फिर बॉस एंड सबऑर्डिनेट। ऐसे किसी भी रिलेशन में अगर कोई भी गुस्सा है तो रूट कॉज फाइंड आउट करके क्लियर माइंड से आप इसको खत्म कर सकते हो। उसके बाद एक चीज और है कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो आप वहां पर बोलने से पहले बड़े ही शांत दिमाग से, एकदम काम माइंड से सोचो फिर बोलो, क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारा एग्रेशन होता है, वो सिनेरियो को और बढ़ा देता है, वो सिनेरियो को और ही ज्यादा इंटेंस कर देता है। तो हमें सबसे पहले अपने शब्दों पे कंट्रोल रखना है। अगर हम अपने शब्दों पे कंट्रोल रखेंगे और अपने जो माइंड है या फिर हमारा जो बिहेवियर है उसको अगर हम काम कर लेंगे तो फिर वहां पे अपने आप आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद एक और जो अगला पॉइंट है वो है कि आपको कोई ग्रज कैरी नहीं करना है, मतलब उस ग्रज से एकदम दूर हट जाना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी से बदला निकाल रहे होते हैं कि 4 साल पहले इसने मेरे से ऐसे बात करी थी या 2 महीने पहले इसने मुझे ऐसा कहा था। तो आप समझो कि 2 महीने से या फिर 4 साल से हम किसी की किसी बात को या वो जो ग्रज है उसको कैरी करते हुए आ रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालता होगा। तो आपको कोई भी ग्रज जो है वो कैरी नहीं करना है। जो इवेंट जहां होता है उसको वहीं के वहीं डिस्पोज करो, वहां से डिस्कनेक्ट हो और आप आगे बढ़ते रहो। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो अच्छी चीजों को कैरी करने के लिए बना हुआ है, वो किसी भी बुरी चीज, ऐसी फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स को कैरी करने के लिए नहीं बना है। अगर आप ऐसे किसी भी थॉट्स को कैरी करते हो तो आप किसी और को नहीं, आप सिर्फ खुद को परेशान करते हो। और उसके बाद जो सबसे लास्ट मतलब पॉइंट और सबसे इफेक्टिव पॉइंट मैं बताऊंगा वो है स्टे पॉजिटिव। आप खुद को पॉजिटिव रख के बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पे कंट्रोल कर सकते हो। चाहे कोई आप पे कितना गुस्सा करके जाए, कोई आपको कितना भला बुरा बोल के जाए, कोई कुछ भी बोल के जाए, अगर आप पॉजिटिव हो, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं या जो नेगेटिव इवेंट्स हैं, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं, वो हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम अपने एंगर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी अनुजा जी ने एक सवाल पूछा था कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। तो अनुजा जी देखिए, टॉक्सिक पीपल जो हैं ये हमारे चारों तरफ अवेलेबल होते हैं, और बेस्ट पार्ट ऑफ दीज पीपल कि ये हमेशा आपके पास आएंगे और निगेटिव बातें ही करेंगे। ये जो उनके यहाँ की निगेटिविटी है, उनके थॉट की निगेटिविटी है, वो सब आपके ऊपर डालने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे ही ऐसे टॉक्सिक पीपल आपसे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि इनका जो थॉट है, इनकी जो बातें हैं वो निगेटिविटी की तरफ जा रही है, अगर आप फोन पे हो तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। अगर आप आमने सामने हो तो कोई भी बहाना करके उस जगह से चले जाओ या उस कन्वर्सेशन को वहीं के वहीं कट कर दो। जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि स्टे क्वाइट एंड मूव अवे, ये टॉक्सिक पीपल से डील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बिना मतलब कि कुछ भी बातें कर रहे होते हैं, मतलब सारी निगेटिव बातें वो ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि मतलब पूरी दुनिया ने उनको ही परेशान कर रखा है। तो मैं धीरे धीरे उनकी 2 बातें सुनता हूँ, तीसरी बातें सुनता हूँ। जब मुझे लगता है कि अब ये अपनी निगेटिविटी जो है, अपने थॉट की निगेटिविटी मेरे ऊपर डालने वाला है, मैं वहां से धीरे से निकल लेता हूँ, क्योंकि दूसरों की निगेटिविटी कैरी करना हमारा काम नहीं है। तो आपको भी अगर ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई फ्रेंड, ऐसा कोई रिलेटिव आपके अगल बगल है जो आपके ऊपर निगेटिविटी डाल रहा है या टॉक्सिक है, तो वहां से उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे बाहर निकल जाओ। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसे लोग आपको चारों तरफ मिलेंगे। और अब मैं आपको सबसे रामबाण रेमेडी बताता हूं अपने एंगर को कंट्रोल करने का। जो बेस्ट रेमेडी है कि एंगर जो जनरेट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे माइंड के कारण जनरेट होता है। तो अगर हम अपने माइंड को स्ट्रांग बना लेते हैं तो इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है जो हमें हमारे एंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करे। तो माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहली रेमेडी जो है वो आप मेडिटेशन से कर सकते हैं।
आप रेगुलर मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें, दिन में एक बार करें, 2 दिन में एक बार करें, लेकिन मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा। जैसे कि हम जिम जाते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए हम डंबल्स उठाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या फिर हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारा हार्ट स्ट्रांग हो। उसी तरीके से जो मेडिटेशन है वो हमारे माइंड को स्ट्रांग बनाता है। तो आपको जब मौका मिले, आइदर 2 दिन में, आइदर डेली, दिन में 2 बार अपने दिमाग को शांत करें और चुपचाप बैठ के मेडिटेशन करें। इससे माइंड स्ट्रांग भी होता है, और अगर कोई नेगेटिव थॉट है तो वो धीरे 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 अपने आप आपसे डिटैच होने लगता है और डिस्पोज हो जाता है। दूसरी चीज, और अगर आप मेडिटेशन सही से नहीं कर पा रहे हो या आपको नहीं आता है, तो आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो रिलैक्सेशन का। मतलब आपको आंख बंद करके बैठ जाना है ज्ञान मुद्रा में। मैं फिर से बता दूं, ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से अपने हाथों को सामने रखना है और बैठ जाना है। एंड जैसे आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, चुपचाप से उसको फील करना है। आंखें बंद रहेंगी, ज्ञान मुद्रा में आपका हाथ रहेगा, और सिर्फ अपने सांसों पे फोकस करो और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करो। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ओवर स्ट्रेस रहने के कारण, ओवर एंगर के कारण कई बार हमारे शरीर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, हमारे हार्ट के पल्पिटेशन बड़े होते हैं या एंजाइटी रहती है। तो वहां पे ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज है कि आप किसी अच्छे काउंसलर के पास जा सकते हो। वो काउंसलर कैन बी एनीवन, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, जो आपको अच्छी सलाह देता है, अच्छी बातें बताता है। आप उनके पास जाकर के अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो या अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हो। चौथी चीज जो है वो है सेल्फ कंट्रोल। जो मैंने बताया था, सेल्फ कंट्रोल मतलब आप अपने थॉट पे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी पॉजिटिविटी पे कंट्रोल कर सकते हो। इन चीजों से भी आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। तो ये कुछ रेमेडीज थी जो करने के बाद आप अपने एंगर पे पूरा का पूरा कंट्रोल पा सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और किसी का अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 57 मिनट्स और जल्दी ही मैं सेशन को बंद करूंगा। तो आई होप कि मैंने आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किए हैं। मुझे किसी का कमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? नेगेटिविटी का ओके। तो आई होप अनुजा जी, आपका जो डाउट था, आपका जो क्वेश्चन था, वो क्लियर हो गया होगा कि इन टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है। एंड दादा देवाशीष मित्रा जी, मैंने आपके भी सवाल का जवाब दिया था, तो आई होप आपको भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है और जल्दी जल्दी गुस्सा होने से कैसे बचना है। अगर और किसी का कोई सवाल है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑलमोस्ट थैंक्स, माय प्लेजर। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, सो दैट और किसी को अगर जरूरत है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, अगर उनको मुझसे बात करना है तो वो मेरे पेज पे जाके दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर उनको एस्ट्रोलॉजिकल कोई कंसल्टेशन चाहिए तो भी वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी काफी मदद कर सकता हूँ। तो आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल। यू हैव बीन अ वेरी वंडरफुल ऑडियंस। इतने अच्छे से आपने सुना, आपके अच्छे अच्छे सवाल आए जिसका जवाब देने में मुझे भी बहुत मजा आया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सेशन सही से नहीं कर पा रहे हो या आपको नहीं आता है, तो आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो रिलैक्सेशन का। मतलब आपको आंख बंद करके बैठ जाना है ज्ञान मुद्रा में। मैं फिर से बता दूं, ज्ञान मुद्रा में इस तरीके से अपने हाथों को सामने रखना है और बैठ जाना है। एंड जैसे आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, चुपचाप से उसको फील करना है। आंखें बंद रहेंगी, ज्ञान मुद्रा में आपका हाथ रहेगा, और सिर्फ अपने सांसों पे फोकस करो और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करो।
इससे भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ओवर स्ट्रेस रहने के कारण, ओवर एंगर के कारण कई बार हमारे शरीर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, हमारे हार्ट के पल्पिटेशन बढ़े होते हैं या एंजाइटी रहती है, तो वहां पे ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज है कि आप किसी अच्छे काउंसलर के पास जा सकते हो। वो काउंसलर कैन बी एनीवन, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, जो आपको अच्छी सलाह देता है, अच्छी बातें बताता है। आप उनके पास जाकर के अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो या अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हो। चौथी चीज जो है वो है सेल्फ कंट्रोल। जो मैंने बताया था, सेल्फ कंट्रोल मतलब आप अपने थॉट पे कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी पॉजिटिविटी पे कंट्रोल कर सकते हो। इन चीजों से भी आप अपने माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। तो ये कुछ रेमेडीज थी जो करने के बाद आप अपने एंगर पे पूरा का पूरा कंट्रोल पा सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। और किसी का अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 57 मिनट्स और जल्दी मैं सेशन को बंद करूंगा। तो आई होप कि मैंने आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किए हैं। मुझे किसी का कमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो आई होप अनुजा जी आपका जो डाउट था, आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा कि इन टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करना है। एंड दादा देवाशीष मित्रा जी, मैंने आपके भी सवाल का जवाब दिया था, तो आई होप आपको भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है और जल्दी जल्दी गुस्सा होने से कैसे बचना है। अगर और किसी का कोई सवाल है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा आप लोगों से कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। ऑलमोस्ट थैंक्स, माय प्लेजर। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए सो दैट और किसी को अगर जरूरत है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, अगर उनको मुझसे बात करना है तो वो मेरे पेज पे जाके दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर उनको एस्ट्रोलॉजिकल कोई कंसल्टेशन चाहिए तो भी वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी काफी मदद कर सकता हूँ। तो आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल।